तो आज हम फिर आगे बढ़ते हैं। जो कार्यपालिका का पोर्शन अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था, उसमें हमने जहाँ पे एंड किया था वो था राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है। तो मैंने कहा था किस तरह से निर्वाचन होगा, कैसे होगा, मैं आपको आज और बताऊंगी। तो बच्चों, जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, तो इसमें जो भी उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होते हैं तो उनको कुछ राशि जो होती है जमानत के तौर पे जमा करानी पड़ती है। तो वो राशि होती है 15,000 के लिए, जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है उसमें जमानत राशि जमा करानी पड़ती है। और टोटल ये जो इनका वोट पड़ते हैं उसका अगर 1/6 भाग नहीं मिल पाता है तो ये राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। मतलब इतने इनको वोट मिलने आवश्यक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पिछली बार भी हमने देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल होता है, ये निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, कुछ याद है आपको? कल ही का पढ़ा हुआ। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, मतलब क्या कहलाएंगे ये? सांसद। संसद में बैठते हैं सांसद, ठीक है। दोनों सदन ने लोकसभा और राज्यसभा। अब दोनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना, मनोनीत नहीं, मनोनीत है ना जिनको राष्ट्रपति खुद चुन रहा है, तो वो थोड़ी चुनेंगे राष्ट्रपति को, तो उनकी वजह जो इलेक्टेड हैं, जो चुने हुए हैं उनको। तो ये 543 हो गए लोकसभा के और 233 हो गए कहाँ के? राज्यसभा के। मतलब 2 इसके कम हो गए, 12 इसके कम हो गए जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, चुनते हैं। टोटल कितने हो गए ये? 700। ये अपने पूरे आकर यहाँ पर हो जाता है 76, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी में कौन आते हैं? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यों की जो विधानसभा होती है सब अलग अलग होती है, सबकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे राजस्थान में 200 है, हर राज्य में अलग अलग होती है। यूपी में सबसे ज्यादा है, सिक्किम में सबसे कम है। तो उनके निर्वाचित सदस्य, इनकी संख्या अलग अलग। संघ शासित है, केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें दिल्ली और पौंडीचेरी, यहाँ पर चुनाव होते हैं। तो यहाँ के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सब मिलकर के एक जो निर्वाचक मंडल बनता है उसके सदस्य होते हैं और ये राष्ट्रपति को चुनते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लोग जो राष्ट्रपति को चुन रहे हैं, इनके मत का मूल्य क्या है। अच्छा, और चुनाव में तो अपन क्या देखते हैं बच्चों की, जैसे चुनाव हुए और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो पार्टी जीत जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो प्रक्रिया वो अपन देखते हैं। पहले अपन देखते हैं राज्य का, राज्य विधानसभा, ठीक है। तो ये जो एमएलए होते हैं उसको अपन कहते हैं विधायक। जो राज्य में होते हैं ना, जो विधायक होते हैं एमएलए, इनके विधायक का मत का मूल्य क्या है। अच्छा, ये ध्यान रखना कि इसके मत के मूल्य के लिए ये जो इन्होंने एक प्रक्रिया बताई है, वो प्रक्रिया क्या है, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। यहाँ पे अनुपात निकाला जाता है राज्य की जनसंख्या के आधार पर, वहां पे विधायक कितने हैं। अभी विधायक हर जगह अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि हर राज्य एक समान नहीं है। सब राज्य की जनसंख्या क्या है बच्चों? अलग अलग है। तो यहाँ पे सूत्र क्या होगा? राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधायकों की संख्या, वहां के विधायकों की संख्या कितनी है, ठीक है। इसको अपन भागे लेकर के फिर से 1/1000 से गुणा करेंगे तो जो मूल्य निकलेगा वो वहां के विधायक का, मतलब एक विधायक का मूल्य होगा। इसको अपन राजस्थान से अगर समझे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि ये जो जनसंख्या है, ये जनगणना आपको पता है 10 वर्ष में होती है, पर ये हर बार तो बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए एक जो समय तय किया गया, 1971 की जो जनसंख्या थी उसको आधार मान करके ये मत का मूल्य निकाला जाता है। और ये कब तक बनी रहेगी? 2026 तक। उसके बाद फिर व्यवस्था जो है वो बदल सकती है। तो 71 में अपन देखते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या इतनी थी, 2,57,65,806, और यहाँ के विधायकों की संख्या कितनी है? 200। मतलब 200 सीट के लिए चुनाव होते हैं। तो इनके आपस में भाग देकर के जब गणना करते हैं तो यहाँ पे निकलता है 129 ये एक विधायक का मत का मूल्य। अपन एक आधार लिया राजस्थान का, तो एक मत का मूल्य एक विधायक का जो है ये। तो अगर अपन ये 129 को अपन 200, क्योंकि कुल कितने, ये तो एक का निकला है, एक विधायक का, और है कितने राजस्थान में? 200। और राज्यों में अलग अलग है, वो अपने हिसाब से उससे तय करेंगे। जैसे यूपी में ज्यादा है, ठीक है, और सिक्किम में कम है, या किसी और राज्य में कम ज्यादा है, वो अपने हिसाब से देखेंगे। हम तो अपने राजस्थान का देख रहे हैं। तो 129 एक का आया है, तो इसको अपन 200 से करेंगे तो ये हजारों में जनसंख्या आ जाती, मतलब हजारों में मूल्य आ जाता है, सॉरी हजारों में। तो ये 25,800 के लगभग जो है एक जो है राज्य का विधायकों का मूल्य निकलता है राजस्थान का।
ठीक है, ये हमने मूल्य निकाली। फिर सोचो आप, सारे राज्यों का विधायकों का मूल्य निकाला जाएगा तो कितना मतलब होता है। तो अब अपन देखेंगे अगला वाला। अब अपन को किसका निकालना है, एमपी यानी सांसद, जो संसद में बैठते हैं। क्योंकि अभी अपन ने बात की ना विधानसभा के, तो निकाल लिया अपन ने। अब अपन संसद के सदनों के जो सदस्य हैं उनका अपन निकालेंगे मत का मूल्य। तो अपन क्या करेंगे, जो निकल चुका है अपना, किसका निकल चुका है ये मत का मूल्य, विधायकों का। तो सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य जो लाखों में आता है, ठीक है। और फिर अपन देखते हैं निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी निकाली थी अपन ने, 776 निर्वाचित सांसद, दोनों सदन के, लोकसभा और राज्यसभा के। तो यहाँ पे अपन ने विधायकों के मत का मूल्य निकाला, वो लगभग निकला 5,49,474। ये अपन ने एक मत का मूल्य निकाला सारे राज्यों की विधानसभाओं के विधायकों का। और इसमें किसका अपन भाग देंगे, 776। कौन है 776, ये दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे फिर कितना मूल्य निकलता है, 708। इस तरह से जो है मत का मूल्य निकाला जाता है। फिर इसके आधार पे यहाँ पे ये जो है प्रोसेस शुरू होगी। तो ये प्रोसेस कैसे होगी, क्या होगी अब यहाँ पर क्या होता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। तो इसका अर्थ बता दिया मैंने, अनुपात है राज्य की जनसंख्या के अनुपात में जो है विधायकों का मूल्य निकाला जाता है। फिर एक व्यवस्था एकल संक्रमणीय, मतलब यहाँ पे जो मतदान के इसकी पर्ची जो होती है उसमें एक एक व्यक्ति जो वोट देता है, फिर एक एक करके वो जो है वोटों का मूल्य निकाल करके जिसके कम होता है उसको हटाते जाते हैं और फिर वो एकल सिद्धांत पे चलता जाता है। तो कैसे होता है ये, इसको अपन देखते हैं। अब अपन यहाँ अच्छा एक बात और ध्यान रखना, सांसदों के सदनों के जो मतलब संसद जो है सदनों के सदस्य, उनका मूल्य एक समान होगा, ठीक है, क्योंकि वो देश की बात होगी। पर राज्यों के जो विधायक होते हैं इनके किसी भी विधायक का मत का मूल्य समान नहीं होता, क्योंकि हर राज्य के अलग अलग विधायक हैं। तो सांसदों के मत का मूल्य तो समान हो सकता है पर विधायकों के मत का मूल्य समान नहीं हो सकता। तो अपन अगर मानते हैं कि भाई जैसे 50 सांसद हैं यहाँ पर जो वोट दे रहे हैं, तो जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है उसको कम से कम आधे से एक ज्यादा, मतलब 50 लोग वोट दे रहे हैं तो उसको कम से कम 25 आधे होते हैं, उससे एक ज्यादा वोट मिलेगा तभी वो राष्ट्रपति चुना जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया क्या होती है, एक ये मतदाता पर्ची होती है, ठीक है, उसमें कैंडिडेट के नाम मान लो हो सकता है 10 लोग भी चुनाव में खड़े हो, राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं, जितने भी लोग हैं तो उनके यहाँ पर नाम पर्ची में लिखे होते हैं, ठीक है। तो अपन ने नाम ना लिख करके, जैसे पहले भी अपन ने किया था, उनको एबीसी क्रमांक दे दिया था, तो एबीसी क्रमांक। अब ये जो सांसद है, ठीक है, मतलब जो वोट दे रहे हैं लोग, ये क्या करेंगे, ये अपनी पसंद बताएंगे इसमें कि हम इन तीनों को, अब तीनों को तो एक नंबर दे नहीं सकते, इन तीनों को 3 के हिसाब से, मतलब पहले नंबर पे आप किसको पसंद करते हैं, दूसरे नंबर पे आप किसको पसंद करते हैं, तीसरे नंबर पे किसको पसंद करते हैं, तो उसके आधार पे। अब जैसे किसी व्यक्ति ने एक को पहला नंबर दिया कि भाई मेरा पसंदीदा उम्मीदवार ये है, मैं चाहता हूँ राष्ट्रपति बने, किसी कारण से इसको नहीं मिल पाती है तो दूसरे नंबर पे मैं किसको चाहता हूँ, भाई मैं चाहता हूँ सी नंबर वाला जो है, सी जो है उसको मिले, और फिर तीसरी कैटेगरी में किसको देता हूँ, बी को देता हूँ। ऐसे सब लोग जो है अपनी अपनी पसंद यहाँ पर जाहिर कर देते हैं। अब अपन देखते हैं ये एबीसी। अब यहाँ पे सारों ने अपना वोट दे दिया, अब देखा जाएगा भी किसको कितने वोट मिले। अब पता चला एक को तो मिले 20, अपन 50 की बात करें फिलहाल, एक आधा ले लिया, बी को मिले 18 और सी को मिले 12। सबसे कम किसको मिले, सी को मिले, तो ये लिस्ट से बाहर हो जाएगा। अब बाहर तो हो गया, अब 12 वोटों का क्या करें, जिसको 12 मिले थे, क्योंकि हो सकता है 12 लोगों ने इसको नंबर 1 पसंद किया था सी को, पर इन 12 लोगों ने किसी को तो बी में मतलब सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे पसंद किया होगा, सेकंड नंबर पे। तो अब क्या देखा जाएगा, 12 जो वोट है ना इनको काउंट किया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि 12 लोगों ने सेकंड नंबर पे किसको पसंद किया, मतलब अगर ये सी नहीं बन पाया तो इन्होंने सेकंड नंबर पे किसको पसंद किया। पता चला 7 लोगों ने तो ए को पसंद किया था और 5 लोगों ने बी को पसंद किया था। अब ए और बी के पास ऑलरेडी अपने खुद के जो है मत हैं जो उनको मिले, तो अपन ये वाले वोट इसमें जोड़ देंगे। तो 20 में अगर अपन 7 जोड़ते हैं तो कितने हो गए यहाँ पर 27, और यहाँ पे 18 में 5 जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो गए 23। अब आप खुद ही बताओ कौन जीतेगा यहाँ पर, ये जीतेगा। क्यों, क्योंकि इसको आधे से ज्यादा मिल गए, 26 मिलने चाहिए, इसको कितने मिल गए 27 मिल। तो इस तरह से यहाँ पर कैटेगरी होती है। तो अगर इससे मान लो अपन के ज्यादा लोग उम्मीदवार है तो
इसी क्रम में जो है जो लिस्ट में से उनको हटाया जाता है और जो बचे हुए इनके जो वोट है उसकी कैटेगरी में बाकी लोगों को वोट जोड़ते जाते हैं। तो कई बार तो बच्चे ऐसा भी होता है कि पहली बार में ही कोई जो है इतने वोट पाले तो पहली बार में घोषित हो जाता है, राष्ट्रपति नहीं हो तो फिर उसको इस क्रम में राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। तो आगे समझ में इतना, ये थी राष्ट्रपति की। मतलब अपन ने पहले एमएलए का वोट निकाला, मत का मूल्य क्या निकला, तो जितना सारे उनका मत का मूल्य निकला उसमें सांसदों की संख्या से इसको भागित करके फिर जो निकला वो उनका मत का मूल्य है। तो इस तरह से कई राउंड जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनने में, फिर कई राउंड के बाद जब निर्णय होता है और निर्णय में अगर बीच में कहीं ऐसा लगता है कि कोई गड़बड़ी हो गई, कुछ हो गया, तो इसके लिए मैंने कल आपको बताया था उच्चतम न्यायालय में इसका विवाद जो है उसकी सुनवाई होती है। अब यहाँ तो चुन लिया गया, अब चुन लिया गया कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष का कार्यकाल इसका होगा। पर किसी कारण से 5 वर्ष का कार्यकाल कई बार पूरा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हो सकता है राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा हो, या संविधान के अनुसार उसके जो उल्लंघन कर रहा हो, या कोई ऐसा कार्य कर रहा हो जिससे कोई देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा हो, कोई भी ऐसा जो अवैधानिक कार्य कर रहा हो, तो उसके खिलाफ उसको हटाने के लिए एक प्रक्रिया लाई जाती है, उसको कहते हैं महाभियोग। बहुत बड़ा आरोप लगाने की, क्योंकि इतने जो है बड़े पद पर व्यक्ति है तो उसको हटाना सामान्य प्रक्रिया तो होगी नहीं। ये अनुच्छेद कौन से में लिखा गया? 61 में। ठीक है, अब इसकी मैं प्रक्रिया आपको बता रही कैसे होता है। अब महाभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति के खिलाफ आना है तो ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, 2 सदन है आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा। कहीं भी जहां पे पहले लाया जाएगा, वैसे तो अपन क्या करते हैं, लोकसभा को प्रथम कहते हैं, राज्यसभा को द्वितीय कहते हैं, पर जहां पर अभी महाभियोग प्रस्ताव जहां पर पहले लाया जा रहा है उसको अपन प्रथम सदन नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया, तो प्रस्ताव लाया गया तो पहले 1/4 हाँ जो लोग हैं वो 1/4 बहुमत से अगर इसको पास कर देते हैं कि हाँ भाई प्रस्ताव सही है, राष्ट्रपति ने कार्य किया है तो इनको पद से हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए राष्ट्रपति को भी समय दिया जाता है, उनको 14 दिन के लिए जो समय दिया जाता है कि आप अपना विचार रखिए अपनी जो है सफाई के लिए। तो वो खुद आकर के उस सदन में या किसी को भेज करके जो है अपने यहाँ पर सफाई पेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पारित हुआ 1/4 से, फिर यहाँ का जो अधिकारी होता है वो राष्ट्रपति को सूचना देता है इस बारे में कि भाई आपके खिलाफ ऐसा जो है, तो वो अपना भी, उनको भी तो अपना पक्ष रखना चाहिए ना, मौका देना चाहिए कि भाई इतना बड़ा आरोप लगा तो आप अपना पक्ष रखिए। वो कहेंगे मैंने तो कुछ उल्लंघन किया ही नहीं, तो जो भी है वो अपनी बात अगर साबित कर देते हैं तो फिर महाभियोग नहीं होगा। अब यहाँ पर राष्ट्रपति को 14 दिन का समय मिला। अब इसके बाद क्या होगा? इसी सदन में, अभी अपन पहले सदन की बात करें, इसी सदन में 2/3 बहुमत फिर से लिया जाएगा। और अगर 2/3 बहुमत से सबने कहा कि नहीं नहीं ये उल्लंघन हुआ है और ये राष्ट्रपति का जो है तरीका सही नहीं था या इन्होंने जो कार्य किया वो गलत है, तो इनके खिलाफ तो महाभियोग लाया ही जाएगा, तो हम तो इसके लिए जो है प्रस्ताव दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2/3 बहुमत से क्या हो गया? ये पास हो गया। अब पास हो गया तब यहाँ तक प्रक्रिया पूरी हुई नहीं, तभी क्या जाएगा? जो दूसरे सदन है वहां पर, इसको अपन नाम देते हैं द्वितीय सदन। यहाँ पर जब जाएगा तो ये सदन या तो खुद ही या कोई एक जांच समिति का गठन करेगा। यहाँ मैंने जांच समिति लिखा हुआ है। द्वितीय सदन में कहा जाएगी ये रिपोर्ट, ये प्रस्ताव जो पास हुआ है पहले सदन से, ये जांच समिति के पास जाएगा। जांच समिति इसकी रिपोर्ट फिर किसको देगी? द्वितीय सदन, जहां पे आया ये मामला वहां पे इसको रिपोर्ट देगी। और फिर यहाँ पे अगर ये पारित हो जाता है, मतलब पास हो जाता है, तो कितना बहुमत चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए। अब 2/3 बहुमत मिल गया, मतलब दूसरे सदन ने भी क्या कर दिया? इस प्रस्ताव को पास कर दिया। तो अब जिस तारीख से ये प्रस्ताव पास हुआ है उस तारीख को अपन कह सकते हैं महाभियोग प्रक्रिया पूरी हो गई। अब राष्ट्रपति को क्या होगा? अपने पद से हटना पड़ेगा। तो कहीं भी लाया जा सकता है और जहाँ लाया जाता है उसको प्रथम सदन, फिर इस तरह से प्रक्रिया होती है। फिर यहाँ से जब पास हो जाता है तो दूसरे सदन की भी जो है अनुमति लेना जरूरी है। वहां पर भी अगर 2/3 बहुमत मिल जाता है तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो बच्चों आगे होगा आपको समझ में इतना? ठीक है, अगले लेक्चर में अपन राष्ट्रपति की शक्तियां भी देखेंगे कौन कौन सी हैं और उपराष्ट्रपति जी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज अपन ने निर्वाचन प्रक्रिया पूरी देखी और राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।